नमस्कार, जवाहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट पर गठबंधन और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। नामांकन के अंतिम दिन 2 सीट पर 2 ही नामांकन पत्र दाखिल हुए। राज्यसभा के 2 सीट पर नामांकन की समय सीमा खत्म होने के साथ ही चुनावी मैदान में डटे दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। इनमें गठबंधन की ओर से सरफराज अहमद और बीजेपी की ओर से प्रदीप वर्मा के नाम शामिल है। गठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन के साथ ही सीएम चंपाई सोरेन ने सहयोगी दलों के बीच एकजुटता का दावा किया है। अपना के लिए हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम लोग हमारा गठबंधन की ओर से ही हमारा सरफराज अहमद का आज नोमिनेशन फाइल किया। इंडिया गठबंधन के तरफ से एक मैसेज जाएगा कि हम लोग सब मिलकर आगे की कोई भी चुनौती होगी उसको लड़ेंगे। सरफराज जी, आपके इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा भी है, लोकसभा भी देखा आपने, विधानसभा भी देखा। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चुनाव आयोग ने 4 मार्च को राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। नामांकन के अंतिम दिन गठबंधन और बीजेपी के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 12 मार्च को नामांकन पत्र की जांच होगी। 14 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तारीख है और इसी दिन दोनों उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा जा सकता है। बीजेपी खेमे में खुशी देखी जा रही है। नेतृत्व का जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। लंबे समय से आप राजनीति में हैं और ये जो मौका है ये अपने नीचे वाले लोगों को कैसे आप पास करेंगे? मैं आभारी हूँ पार्टी का और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा यही मैसेज है कि पार्टी माँ की तरह है, वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। चले। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव की जंग में गठबंधन और बीजेपी के बीच बराबरी का मुकाबला नजर आ रहा है, पर दोनों गठबंधन की असली अग्नि परीक्षा आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान होनी तय है। अविनाश कुमार के साथ न्यूज़ 18 रांची। वहीं जेएमएम ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर लगे लैंड स्कैम को लेकर बीजेपी और ईडी पर पलटवार कर दिया है। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन पर जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है वो जमीन 17 लोगों के बीच 4-5 बार बेचा गया। जब राजकुमार पाहन के आवेदन पर जांच हुई तो उस जमीन का मालिकाना हक उसे मिल गया। इस जमीन पर बिजली का मीटर लगा हुआ है, इसका बिल भी राजकुमार पाहन जमा करते आए हैं, तो फिर ये जमीन हेमंत सोरेन की कैसे हो गई? इसका दस्तावेज भी जेएमएम के पास है, इसलिए ईडी को सच्चाई बतानी चाहिए। ईडी की सच्चाई अब डॉक्यूमेंट के तौर पे हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो 2008-9 से उस पर कहां से हेमंत सोरेन जी गए? ये समझ से पड़े। 2015 में उसका लीज रजिस्टर्ड होता है, उसके हाथों में जाता है, वो बिजली विभाग को कहता है, आवेदन करता है, बिजली विभाग वहां पर मीटर लगाती है, हर माह का बिल भेजती है, वो बिल का भुगतान भी करता है। ये उन पे जो कार्रवाइयां हो रही है वो माननीय कोर्ट के निर्देशन पे हो रही है। उसी तरह से ये उनको कहने का कोई नैतिक आधार नहीं है कि कोर्ट के जजमेंट को लेकर के, कोर्ट के किसी दिशा निर्देशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर क्वेश्चन उठाए। वही इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार का जेएमएम ने स्वागत कर दिया है। जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी ने काला धन को सफेद करने का जरिया बना लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सच्चाई सामने आनी तय है। मिसयूज को लगातार केंद्र कर रही है, उसका भी आप कह सकते हैं ये एक जरिया
जिसके माध्यम से बीजेपी सरकार ने अपने सरकार में रहते हुए इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा रकम कई कंपनियों द्वारा अपने यहां अर्जन किया, जो कि मैं कह सकता हूं कि अब इन द ओपन आना चाहिए। बहुत समय से इस चीज की हम लोग मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सीए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है और इस पर जेएमएम और कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। दोनों दलों ने आरोप लगा दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर पड़ी फटकार से देशवासियों का ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने यह पासा फेंका, पर देशवासी सच्चाई को जरूर जानते हैं। जो स्वेच्छाचार होगा मोदी जी का और शाह जी का, उसको मानना पड़ेगा। जिसको गुलाम बनकर रहना है वो इस देश में रहे। यहां की नागरिकता अब सबके लिए समाप्त की जाती है। ये सीए का नोटिफिकेशन उसी दिशा में एक कदम है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर की घटना को लेकर के जनता का प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न, इसको डाइवर्ट करने का यह सीए लाया गया है ताकि इन तमाम मुद्दों को हम गौन कर सके था। और हमने 2019 में भी कहा था कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, वो पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, जो वहां के शासन व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, जैन हो, पारसी हो, इन तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने सिटीजनशिप की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी रहने की, उसको आधा किया और ये प्रावधान दिया कि अब वो भी संपत्ति खरीद सकते हैं इस देश में और इस देश की नागरिकता उनको मिल सकती है। तो सीए सिटीजनशिप देने का कानून है, किसी से छीनने का कानून नहीं है। वहीं झारखंड मंत्रालय में सीएम चंपाई सोरेन से कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई, साथ ही ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस प्रभारी ने 1-2 दिन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित करने का ऐलान कर दिया। 7 दिन पूरे झारखंड के दूर दूर इलाकों में घूम के आया और वो तो यहाँ के मूल निवासी है, तो कुछ आपस में आने वाले चुनाव को लेकर, कुछ रणनीति को लेकर चर्चा होनी थी। बोर्ड निगम आयोग जो लंबित पड़े हैं, क्या उसकी डिक्लेरेशन वो है, वो ऑलरेडी इनके कंसिडरेशन में जो पेंडिंग है उसको जितना जल्दी हो सके, जो पॉसिबल है उसको निपटाए। पर अब ये नहीं कह सकते हैं कि 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, बट उनके नजर में है। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने छात्र छात्राओं को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम की सौगात दी है। खेलगांव में हुए सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने दावा किया है कि ये दोनों योजना झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होगी। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए सालाना 10 और 12वीं के 2000 छात्राओं को 500 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके तहत 15 लाख का कर्ज मिलेगा। रकम लौटाने के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर 15 साल तक का वक्त भी दिया जाएगा। इस योजना के लिए अब तक 1200 छात्रों ने नामांकन दर्ज करा दिया है, जबकि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के जरिए 10वीं पास छात्रों को डिप्लोमा के लिए 15,000 और बीटेक के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। जब तक हमारे इस प्रदेश के किसान के बेटा, मजदूर का बेटा, जब तो उनको उच्च शिक्षा में हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तो इस राज्य विकास के मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता है। इसलिए इस योजना को लाने का काम किया ताकि हमारा विद्यार्थी मैट्रिक होने के बाद कुछ एक अपना रास्ता तय करते हैं।
वहीं राजधानी रांची के बीजेपी दफ्तर में विपक्ष के नेता अमर बावरी ने नागपुरी भाषा में चुनावी प्रचार गीत का लोकार्पण कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 6 मिनट के इस गाने में मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का जिक्र हुआ है। जल्द ही ये गाना झारखंड के गांव-गांव में गूंजने लगेगा। और यह गीत अब चुनावी प्रचार के रूप में भी और जनता की आवाज के रूप में भी, क्योंकि जो भी विषय बताए गए हैं वो पूरे 10 साल में आज झारखंड की जनता के लिए हम लोगों ने सर्वसुलभ कराया है। मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी की गारंटी हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाई है और 2024 में देश को आगे बढ़ाने की गारंटी मोदी जी ने जो दिया है उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और राजधानी रांची के 3 मंदिर में एक बार फिर से तोड़फोड़ की गई है। सनसनीखेज घटना से भक्तों का गुस्सा उबल पड़ा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हाथ में भगवा झंडा और गुस्से से तमतमाए चेहरे, ये नजारा है बुढ़मू के उमेडंडा का, जहां शिवालय, बजरंगबली और भगवती मंदिर में तोड़फोड़ से नाराज ग्रामीणों का हुजूम सड़क पर उतर आया। एक के बाद एक पवित्र धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की इस घटना से भक्तों का गुस्सा उबल पड़ा है। इस वारदात में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और पहले आप देखो मुड़मा में हुआ, फिर उसके बाद बरियाती में हुआ, कोकर में हुआ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सब कितनी परीक्षा लेंगे। और जिस तरह घटना हुई है वो हिंदू समाज उबाल है और उबाल होना स्वाभाविक है कि हमारी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा मत लो। रांची में हाल के दिनों में मंदिर में तोड़फोड़ की कई वारदात हो चुकी है। मुड़मा, बरियातू, कोकर और इसके बाद उमेडंडा में मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना ने ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि बार बार पवित्र मंदिरों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। मंदिर में तोड़फोड़ से धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की इस साजिश के पीछे किसका हाथ, और ये सवाल भी बेहद गंभीर है कि इस घटना में शामिल अपराधी आखिर कब पकड़े जाएंगे। घटना जो यहाँ पर घटित हुई है, 3 मंदिरों की जो मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, उसकी बहुत ही निंदा विश्व हिंदू परिषद करती है। और प्रशासन से, सरकार से हमारी यही मांग है कि अविलंब जल्द से जल्द इन सारे अपराधियों को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी असामाजिक तत्व हो, कोई भी हो, तो उन्हें पकड़ करके अविलंब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। ये असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त करना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, यही सब कार्रवाई है। और जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन मंदिरों के द्वार फिर से भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। फिलहाल उमडंडा में ग्रामीणों ने रांची पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके बाद भी अपराधी नहीं पकड़े गए तो ग्रामीणों ने सड़क पर उतरने की धमकी दी है। ओम प्रकाश के साथ न्यूज़ 18 रांची। वहीं झारखंड शिशु देखभाल अवकाश पर कैबिनेट की मोहर लगने से झारखंड सचिवालय सेवा संघ के अफसर बेहद खुश हैं। संघ के पदाधिकारियों ने इसके लिए सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। तो इसी मांग को अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट में मंजूर किया गया है। तो इसके लिए हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। और आज हम विधायिका सुश्री अंबा प्रसाद जी से भी मिलने आए हैं, क्योंकि सदन में उन्होंने पुरजोर आवाज में इस मांग को उठाया था। और साथ में ही हम सब धन्यवाद देना चाहेंगे श्री बन्ना गुप्ता माननीय मंत्री को। विशेष रूप से आज अंबा मैम को हम लोग यहाँ पे धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई, हम सभी कर्मियों के लिए, विशेष करके महिला कर्मियों के लिए आवाज उठाई। और उनके इस कदम की वजह से हमें आज सीसीएल शिशु देखभाल अवकाश आज कैबिनेट में पारित हो चुका है। राजधानी रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस कल से पटरियों पर दौड़ने लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी कल राजधानी रांची वाराणसी के साथ साथ 10 वंदे भारत ट्रेन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 18 मार्च से ये ट्रेन सामान्य रूप से दौड़ने लगेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। घड़ियां खत्म
और रांची बनारस वंदे भारत का काउंटडाउन शुरू। जी हाँ, 12 मार्च को सुबह 9 बजे पीएम मोदी रांची बनारस वंदे भारत को ऑनलाइन हरी झंडी दिखलाएंगे। और जाहिर है कि जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे रांची बनारस वंदे भारत का, वो अब इस सेवा का परिचालन का लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ, हटिया यार्ड में इसमें वंदे भारत लगी है और ट्रेन को कल के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर आप इस ट्रेन का मज़ा लेना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, लुत्फ़ उठाना चाहते हैं और इसी ट्रेन से काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो फिर आपको रेगुलर परिचालन जो है इस ट्रेन का, वो आपको 18 मार्च को शुरू होगा। हम इस समय चेयर कार में हैं। चेयर कार का जो आपको कह सकते हैं किराया है, अगर आप चेयर कार में भोजन का लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1500 कुछ रुपए चुकाने होंगे। लेकिन भोजन का अगर आपको भोजन की सुविधा नहीं लेनी है तो फिर आपको 1100 कुछ रुपए लगेंगे। इसके अलावा तो कुल 8 बोगी है। 8 बोगी में एक बोगी जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास की है, मतलब कि उसमें सफ़र 2x2 कुर्सी का है, मतलब थोड़ा सा फैल ज़्यादा है, आप ज़्यादा आरामदायक तरीके से मूव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। उसके लिए कीमत है 2700 कुछ रुपए। वंदे भारत पर ही चढ़कर काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, उनके अब प्रतीक्षा के दिन पूरे हो गए हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और कोडरमा के रेल यात्रियों को कल दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। ये दूसरी ट्रेन रांची से वाराणसी तक जाएगी और पीएम मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन रांची से बोकारो के रास्ते कोडरमा आएगी और वापस लौटेगी। जो वंदे भारत रांची से चल के बनारस जाने वाली है, उसका भी कोडरमा में अप एंड डाउन डायरेक्शन दोनों में दिया गया है। किस रूट पर चलेगी? ये चलेगी आपका जो बनारस से रांची रूट है, उसमें बोकारो वाया बोकारो मतलब गोमो होते हुए बोकारो साइड होते हुए। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लातेहार के करकट से बड़ी खबर, जहां बेकाबू ट्रक ने 2 युवकों को रौंद डाला है। इस दर्दनाक हादसे में दोनों युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। दोनों मृतक सगे भाई थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम घटनास्थल पर पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत की खबर है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत ही स्थानीय विधायक मौके पर पहुंची। बैद्यनाथ राम घटनास्थल पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी दी। ट्रक से ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 भाइयों की मौत की खबर है। खबर गिरिडीह से, जहां महीश लुंडी गांव के मुखिया शिवनाथ साव पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित ग्रामीण डीसी ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मुखिया ने घर देने के बहाने फर्जी दस्तावेज बनवाए और 47 डिसमिल जमीन हड़प ली, जबकि मुखिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हम लोग बनाते सोबत मुखिया बनाते, जब हम लोग को कोई सुविधा ही नहीं मिलेगा, हम लोग मुखिया बना क्या मिलेगा? तो जमीन वो कैसे छीन लिया आप लोग? कॉलोनी के नाम से अनपढ़ आदमी को ले गया, बोला कॉलोनी देंगे, वो नहीं जाना, ठेपा लगा दिया और बोला कि कॉलोनी मिलेगा और लेके लिखवा लिया जमीन। तो आज आप लोग समाहरणालय भवन आए हैं? हाँ, इंसाफ मांगने के लिए आए। कौन है मुखिया? शिवनाथ साहब। जमीन छीन लेंगे। नाम? आपका नाम क्या हुआ? विनीता देवी। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? जमीन के लिए। क्या जमीन का क्या पूरा मामला है? मेरा ससुर का हिस्सा श्री शिवनाथ साहब ने लालो साहब से लिखवा लिया है। कितना लिखवा लिया? 47 कट्ठा डिसमिल। कैसे लिखवा लिया? कॉलोनी के बहाना से ले गया, कहाँ कहाँ पता नहीं, बोला कि कॉलोनी देंगे और ले लिए जमीन। ये सरासर बेबुनियाद आरोप है और जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया है और जब जरूरत रहता है लोगों को, पैसे की जरूरत हो, कभी कोई आपातकाल परिस्थिति में, तो उस समय लोग कहीं नहीं बोलने जाते हैं और जब जो जरूरत जब पूरा हो जाता है, एक कहावत कहा गया है खोरठा में कि मरने के बाद वैद्य और बिकने के बाद ग्राहक, तो लोग उससे कुछ लोग बहका दिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।